दीपक जाटव जी कांग्रेस की तरफ से वही चेहरा है फाइनल। अगर कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ सी हो गई या फिर कहें कि आपको टिकट ना मिल रहा हो, मैं प्रत्यक्ष रूप से बोलूंगा, तो आप क्या प्लान बी होगा? और यहाँ पर इसी केस में मैं देखूं तो 80 से 85%, जो कि मेरा व्यक्तिगत अनुमान है, गढ़वाली वोट है। तो गढ़वाली लोगों को कैसे आश्वासन दिला पाएंगे आप, उनका वोट कैसे खींच पाएंगे अपनी तरफ? मैं तो अपने आप को कभी गढ़वाल से, कभी उत्तराखंडियत से अलग महसूस ही नहीं करता हूँ। करते हैं पिछले बीत चुके 5 सालों की क्या क्या कमियां दिखी हैं अभी, तो आपको क्या विकास कार्य लगते हैं? क्योंकि अगर मैं बात करूं पार्किंग की और जाम की, तो ये तो चाहे पक्ष के लोग हों चाहे विपक्ष के लोग हों, ये सभी कह रहे हैं। लेकिन आप क्या ऐसे कार्य करने वाले हैं जो कि शायद अभी प्रत्यक्ष रूप से तो ना दिख रही हो, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से हर व्यक्ति प्रभावित उन चीजों से हो रहा हो? सूखा नशा हो, गीला नशा हो, चरस, स्मैक, पता नहीं क्या क्या प्रकार के नशे ऋषिकेश में पनप चुके हैं। तो इस नशे के लिए आप क्या करने वाले? अगर आप मेयर बनते हैं तो कितना समय लगेगा आपको इन नशा तस्करों को ऋषिकेश से बाहर फेंकने? सरकार के लिए, ऋषिकेश के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है संजय झील, जिसकी दुर्दशा बहुत ज्यादा है। वास्तव में ये ऋषिकेश जाना जाता है जिस चीज के लिए, गौ और गंगा, इस पर आप क्या कहें? आपको क्या लगता है, क्या स्थिति है इस समय पे पांडित्य कर्म करने वाले पंडितों की? नहीं, आपने छात्रावास की सुविधाओं पर जैसे प्रकाश डाला है अभी, मैं देखूं, सब तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन कहीं कहीं जगह पर ऐसी स्थिति है कि दाल के दाने नहीं दिखते हैं, पानी पानी दिखता है, चावल में कीड़े निकलते हैं, ऐसी स्थिति है। जबकि बड़ी बड़ी ट्रस्ट ने उनको चला रही, तो क्या आप इन पर नकेल कसने का प्रयास करेंगे कि विद्यार्थियों को स्वच्छ भोजन मिले, साफ भोजन मिले? चुनावी मंच के एक और नायक के साथ मैं हूँ, दीपक जाटव जी यहाँ पर हैं और इनसे बात करेंगे। और मौसम आज का जो है बहुत ठंडा मौसम है, सुस्त मौसम है। क्यों ना दीपक जी गर्म सवालों से शुरुआत करें और गर्मी भरा एक इंटरव्यू ले, जो कि हमारे जनता तक को पहुंचे और आपकी जो भावनाएं हैं, आपका जो इस ऋषिकेश के लिए प्रेम है, वो भी बाहर छलके। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। दीपक जी, एक सवाल से शुरुआत करूंगा कि तमाम पक्ष विपक्ष में गहमा गहमी है, अभी पार्टियों में भी है, चाहे मैं भाजपा लूं, कांग्रेस लूं, यूकेडी लूं, अन्य कोई निर्दलीय प्रत्याशी भी हैं। क्या दीपक जाटव जी कांग्रेस की तरफ से वही चेहरा है फाइनल? मुझे विश्वास है ऐसा कि मेरे पार्टी के वरिष्ठ नेता मुझ पर अपना विश्वास जताएंगे और मुझे ये अवसर प्रदान करेंगे कि मुझे इस चुनावी रण में उतरने का मौका मिलेगा, और मैं उनके विश्वास को पूरा करते हुए मैं इस चुनावी रण में जीत कर आऊँगा और निर्वाचित होऊंगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और यही मैं अपने बड़े नेताओं को, अपने प्रदेश के अपने शीर्ष नेतृत्व को आश्वस्त करना चाहता हूं कि अगर वो मुझे अवसर देते हैं तो मैं निश्चित रूप से इस चुनावी रण में विजयी होऊंगा। आपने कहा कि अगर वो आपको सपोर्ट करते हैं, पार्टी आपको टिकट देती है, अगर कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ सी हो गई या फिर कहें कि आपको टिकट ना मिल रहा हो, मैं प्रत्यक्ष रूप से बोलूंगा, तो आप क्या प्लान बी होगा आपका? कोई प्लान बी नहीं होगा। मैं आपके माध्यम से मैं गारंटी देता हूं इस बात की, मैं विश्वसनीय आपको विश्वास दिलाता हूं इस बात के लिए कि अगर कोई ऐसी परिस्थिति बनती है तो दीपक जाटव हमेशा से कांग्रेस पार्टी का सिपाही था, सिपाही है और सिपाही रहेगा, और एक अनुशासित सिपाही हूं। और कोई जीवन में कभी मैं ये बात नहीं कर सकता कि मैं कांग्रेस के खिलाफ जाकर कभी कोई चुनाव लड़ने की या कभी कोई बात करूं, कभी नेवर हो नहीं सकता। जो पार्टी का आदेश होगा वो मेरे सर माथे पे होगा और मैं उस बात को स्वीकार करूंगा। जिसको अगर मेरे अलावा अगर किसी को पार्टी टिकट देती है तो मैं निश्चित रूप से उसका काम करूंगा, उसको अपने कंधों पर उठाकर मैं चलूंगा। जी, ये तो रही पार्टी की बात, लेकिन अगर मैं देखूं तो पार्टी से टिकट तो मिल ही जाएगा, लेकिन अपने आप को खरे उतारने के लिए सबसे पहले जीत जरूरी है। और यहाँ पर इसी केस में मैं देखूं तो 80 से 85%, जो कि मेरा व्यक्तिगत अनुमान है, गढ़वाली वोट है। तो गढ़वाली लोगों को कैसे आश्वासन दिला पाएंगे आप, उनका वोट कैसे खींच पाएंगे अपनी तरफ? मैं तो अपने आप को कभी गढ़वाल से, कभी उत्तराखंडियत से अलग महसूस ही नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरा जन्म यहाँ पर, मेरे पिता का जन्म यहाँ पर,
ये कोई जाति बिरादरी, बोली, भाषा या प्लेन पहाड़ का कोई ये चुनाव है ही नहीं। ये चुनाव है स्थानीय मुद्दों का, ये चुनाव है उनकी आवाज़ को उठाने का, ये चुनाव है अपने प्रतिनिधि को चुनकर वहाँ पर पहुँचाने का। तो इसके लिए जो सक्षम हो, जो जानकार हो, जो उन बातों को जानता हो कि चंदेश्वर नगर की क्या समस्या है, वो उस बात की समझ रखता हो। जिसको समस्या का पता हो कि या शांति नगर में क्या समस्या है, वो उस बात को रख सकता हो। जिसको पता हो कि गुमाने वाले में क्या समस्या है, क्या वहाँ के स्थानीय मुद्दे हैं, उनको लेकर जो आवाज़ उठा सके, ये उस बात की का चुनाव है। ये कभी भी जो स्थानीय निकाय के चुनाव में ये कभी कोई राष्ट्रीय मुद्दों पर नहीं होते हैं, और ना ही इसके लिए कोई ऐसे किसी धर्म की, जाति की, क्षेत्र की, या ये कभी ये बातें सब नगण्य होती हैं। इनके लिए कोई इनका महत्व नहीं रहता। और चूंकि जन्म यहाँ का है, लालन पालन यहाँ का है, तो सब जितने भी यहाँ के जितने भी क्षेत्र के लोग हैं वो सब हमारे साथी हैं। चाहे वो विद्यालय में साथी रहे, चाहे वो कॉलेज में साथी रहे, चाहे वो बाकी संघर्ष की चीज़ों में साथी रहे हैं, आंदोलनों में साथी रहे। तो मैं उनसे अपना पूरा पारिवारिक हमारे रिश्ते हैं, पारिवारिक हमारे संबंध हैं, और कोई इसमें ऐसी बात नहीं है कि उनका उसके लिए मुझे अपने आप को साबित करना पड़े। मैं उनके बीच का व्यक्ति हूँ और उनके बीच का ही हूँ और उनके साथ ही रहा हूँ। तो मेरे लिए कोई ऐसी नई बात नहीं है। जी, बात करते हैं पिछले बीत चुके 5 सालों की। क्या क्या कमियां दिखी हैं अभी तक? कमियां तो मैं कहूँ बहुत ज़्यादा रही हैं, और जो हमारे ऋषिकेश का जो हक है, जो हमारे ऋषिकेश का के हिस्से का जो यश है, वो यहाँ पर उसको नहीं मिला है। उसका हक को मारकर वो जगह जगह अलग दूसरे ज़िलों में शिफ्ट कर दिया गया, ये मुझे महसूस होता है। और ये कमियां मैं क्या कहूँ, मैं क्योंकि मेरी विचार ऐसे नहीं है या मेरी सोच ऐसी नहीं है कि मैं सकारात्मक बात करने वाला व्यक्ति हूँ हमेशा। तो मैं किसी की भी बुराई या किसी की भी के खिलाफ कोई ऐसी बात आज नहीं, अब नहीं कहना चाहता। और चूँकि मुझे आगे बढ़ना, मुझे आगे की बारे में बात करनी है, मुझे अपने विजन के बारे में बात करनी है, मुझे उन चीज़ों के बारे में बात करनी है कि जो कि हम कर सकते हैं, जो अच्छा कर सकते हैं। जो हो गया उसको तो अब नहीं सुधारा जा सकता ना, वो तो खत्म हो गया। आगे कुछ अच्छा करेंगे, इस बात को लेके मैं आगे बढ़ूंगा। जी, आगे कुछ अच्छा करेंगे, इस बात को लेकर के आप आगे बढ़ेंगे। और मैं अगर देखूं आने वाले समय में 5 साल और रहेंगे आपके पास, या जो भी जीत का घोड़ा होगा जो सहरा बांध करके नगर निगम की ओर जाएगा, तो आपको क्या विकास कार्य लगते हैं? क्योंकि अगर मैं बात करूं पार्किंग की और जाम की, तो ये तो चाहे पक्ष के लोग हों चाहे विपक्ष के लोग हों, ये सभी कह रहे हैं। लेकिन आप क्या ऐसे कार्य करने वाले हैं जो कि शायद अभी प्रत्यक्ष रूप से तो ना दिख रही हो, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से हर व्यक्ति प्रभावित उन चीजों से हो रहा हो? देखिए, ऋषिकेश एक व्यापारिक सिटी है। मतलब ये अपने आध्यात्मिक स्वरूप के साथ साथ ये एक व्यापारिक स्थान भी रखती है, क्योंकि ये गढ़वाल का मुख्य बाजार है। ये एक मंडी के रूप में है, क्योंकि चारधाम यात्रा का द्वार ऋषिकेश है शुरू से, और यहीं से यात्रा शुरुआत की जाती है। तो जो चारधाम यात्रा को जाने वाला जो रूट है, उसके लिए जो मुख्य बाजार है वो भी ऋषिकेश ही है। तो ऋषिकेश में जो व्यापारियों का के जो कामकाज हैं, वो अब आज की डेट में क्यों ठप होते जा रहे हैं, क्यों यहाँ के कामों को नहीं उतना अब स्कोप मिल रहा है, तो उसके बारे में सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो उसके लिए आपको जो मेरा अपना विज़न है, वो मैं ये सोचता हूँ कि एक तो ऋषिकेश जो अंतर्राष्ट्रीय योगा की राजधानी है, उस अंतर्राष्ट्रीय राजधानी को उसको टाइटल तो दे दिया गया, लेकिन उसको वो उसका हक नहीं दिया गया। उसके लिए जो फंड की व्यवस्था पर्यटन विभाग के द्वारा की जानी चाहिए थी, जो योजनाएं पर्यटन विभाग के द्वारा ऋषिकेश में बनाई जानी चाहिए थी, वो नहीं बनाई गई। उसके लिए वो मूक दर्शक बने हुए हैं। उसके लिए वो पता नहीं क्यों यहाँ का हक छीनकर मुनिकीरेती क्षेत्र में या उधर परमार्थ निकेतन क्षेत्र में उधर वो लोग खर्च कर रहे हैं, और ऋषिकेश को उन्होंने पता नहीं क्यों सौतेला व्यवहार पर्यटन विभाग के द्वारा किया जाता है। तो इससे मुझे बड़ा दर्द होता है, मुझे बड़ा दुख होता है, और इसके लिए एक अच्छी लंबी लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है। इसके लिए पर्यटन विभाग को झकझोरने की ज़रूरत है कि इस ऋषिकेश के अंतर्राष्ट्रीय योग नगरी के स्वरूप को बचाया रखा जा सके, और इस टाइटल के साथ साथ ऋषिकेश की जनता के साथ और यहाँ के व्यापारियों के साथ न्याय हो। जो योजनाएं बने वो ऋषिकेश को सेंटर में रख के बने, ना कि इसके दाएं बाएं के इलाके को सेंटर में रखा जाता है। तो अगर वो योजना यहाँ पे बनेगी, यहाँ पर उनको अमली जामा पहनाया जाएगा, तो ऋषिकेश का व्यापार, यहाँ का काम बढ़ेगा और यहाँ का हर व्यक्ति खुशहाल होगा। जी, थोड़ा सा मैं बात करूं नशे के विषय में, क्योंकि ऋषिकेश बहुत लचर हो चुका है।
भीतरी घाट जिसे मैं कहूँ तो ये जो नशीले पदार्थ बेचने वाले हैं, जो अवैध रूप से, चाहे मैं शराब की बिक्री को देखूं, अवैध रूप से, जो वैध रूप से हो रही है उसका तो अगर हम देखें तो वो टैक्स भी दे रहा है उस चीज का, लेकिन अवैध रूप से ना तो उसको सरकार को कोई फायदा उस चीज से, और अवैध रूप से असल में, अवैध रूप से मतलब मेरा यह है नकली शराब को लेकर के, चाहे सूखा नशा हो, गीला नशा हो, चरस, स्मैक, पता नहीं क्या क्या प्रकार के नशे ऋषिकेश में पनप चुके हैं। तो इस नशे के लिए आप क्या करने वाले? देखिए, ये एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या ऋषिकेश के लिए है, क्योंकि उसका एक मूल कारण क्या है कि ये पर्यटक नगरी है और यहाँ पे पर्यटकों का दबाव हमेशा से रहता है। पर्यटक यहाँ पर आता है तो जो एक स्वरूप बन गया है, यहाँ पर स्वच्छंद तरीके के पर्यटक यहाँ पर आते हैं और दूर प्रदेशों के लोग यहाँ पर आते हैं। तो चूंकि अब रास्ते वैसे नहीं रह गए हैं कि 2.5 घंटे में, 3 घंटे में, 4 घंटे में आप दिल्ली से, नोएडा से, गुड़गांव से आप यहाँ पर आ जाते हो, और यहाँ पर आज भी सस्ते मनोरंजन के साधन हैं, राफ्टिंग का, कैंपिंग का, बहुत सस्ते साधन है। तो अब जब वो पर्यटक बढ़े तो उसके साथ साथ वो जो नशा तस्कर हैं उन लोगों के यहाँ पर आना जाना भी बढ़ा। लेकिन पुलिस अपना काम यहाँ पर कर रही है और मुझे लगता है कि पिछले 1 वर्ष के अंदर हमने पुलिस की बहुत सख्त कार्रवाई यहाँ पर देखी है। और मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि हम लोग अपने वार्ड के हिसाब से इन चीज़ों की मॉनिटरिंग करेंगे। हम अपने पार्षदों की जिम्मेदारी भी इस बात के लिए तय करेंगे कि उन लोगों का चिन्हीकरण हो, उन लोगों को चिन्हित किया जाए कि जो कि इस तरीके के अवैध सूखे नशों में, जो इस तरीके के घटिया नशों में, जो नई पीढ़ी को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं, उनको चिन्हित किया जाए और उनको पुलिस के माध्यम से उन लोगों पर रोकथाम लगाकर उनको इस शहर से, इस जिले से जिलाबदर करवा के इस शहर को नशा मुक्त रखा जाएगा। इस बात के लिए हम प्रयास जरूर करेंगे। जी, आप प्रयास करेंगे और आप कह रहे हैं कि आप वार्ड में घूम करके इसका पूरा समीकरण तैयार करेंगे। अगर आप मेयर बनते हैं तो कितना समय लगेगा आपको इन नशा तस्करों को ऋषिकेश से बाहर फेंकने में? देखिए, ये पुलिस के साथ इसके लिए बहुत अच्छे तरीके से एक रूट प्लान बनाने की जरूरत है और उनका चिन्हीकरण, क्योंकि पुलिस और आबकारी विभाग लगातार इस चीज़ों पर काम करता भी रहता है। तो उनके साथ मिलकर हमें अपने पार्षदों की जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी, क्योंकि वो किसी न किसी वार्ड के अंदर ही तो निवास कर रहे हैं, वो उन्हीं की क्षेत्रों में तो काम कर रहे हैं। तो हम लोग अपने जो वहाँ पे स्थानीय पार्षद होंगे, उन पार्षदों के माध्यम से उनका चिन्हीकरण कराया जाएगा और फिर कप्तान साहब से बात कर जिला स्तर पर बात कर SOG है, STF है, ND नारकोटिक्स वाली है टीम है, बहुत सारे ऐसे एक्साइज विभाग है, उनके साथ मिलकर उनके पे सख्त कार्रवाई होगी और उनको ऋषिकेश से दूर किया जाएगा। जी, मैंने समय पूछा था लेकिन आप बहुत एक कुशल वक्ता हैं, आपने बात को घुमा दिया है। लेकिन चलो, अगर मैं बात करूं इस चीज पे कि विकास कार्य आपने अभी गिनाए, एक विकास की जरूरत, चाहे मैं पर्यटन की दृष्टि से देखूं, वहां पर बहुत अच्छा सरकार के लिए, ऋषिकेश के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है संजय झील, जिसकी दुर्दशा बहुत ज्यादा है अभी। वास्तव में ये बहुत अच्छा आपने विषय उठाया। और संजय झील की आप ये देखिए कि संजय गांधी जी के नाम पर संजय झील की कब ये अलॉटमेंट हुआ था, कितने वर्षों पहले हुआ था, लेकिन आज भी वो अपनी दुर्दशा पर रो रही है वो जगह। और शहर के बीचों बीच एक इतना बड़ा पर्यटन स्थल ये बाट देख रहा है अपने डेवलप होने का, अपने विकास को होने का। और जो इसके लिए जिम्मेदार विभाग है वो भी अभी तक पता नहीं क्यों मूक दर्शक बने हुए हैं। तो ये बात फिर वही आ जाती है कि जो पद पर बैठेगा, जो यहाँ पर निर्वाचित व्यक्ति होगा, ये उसकी मॉरल ड्यूटी है, ये उसका काम है, ये उसका वर्क है कि वो सरकार से इन चीज़ों को, जो कि बहुत समय से पाइपलाइन में है लेकिन उनको अभी तक भी अमली जामा नहीं पहनाया जा सका, तो उन चीज़ों के लिए सरकार से लड़ाई लड़नी पड़ेगी, सरकार को झकझोरना पड़ेगा, उसके लिए फंड लेकर आना पड़ेगा और उसको धरातल पर अच्छे तरीके से खर्च करवा के उन चीज़ों को डेवलप करना भी पड़ेगा। क्योंकि वो पौराणिक जगह है, रंभा झील, वहाँ पर उसको संजय झील का नाम दिया गया। वो रंभा नदी निकलती, वो रंभा नदी वहाँ से निकलती है, तो रंभा नदी का वो उद्गम स्थल भी है। टोकूंगा, रंभा नदी जब हम अपने परीक्षा वाणी में पढ़ते हैं, कुछ में पढ़ते हो, गंगा की सहायक नदियों में भी आती है। और उसकी दुर्दशा अगर हम अभी वीरभद्र मंदिर के बगल से अगर उसको देखें तो देखने लायक तक नहीं है। और वही कबाड़ा जो है पूरा फिर गंगा नदी में जा रहा है। ठीक कह रहे हैं आप। ये रंभा नदी का उद्गम स्थल है
जो संजय झील उसका नाम दिया गया। और जो ये मुहाना है वहाँ पर चूंकि नई कॉलोनियाँ वहाँ पर बस गई हैं, नई जगह वहाँ पर डेवलप होती चली गई हैं, और बहुत जगह पर ऐसा है कि वहाँ पर सीवर भी लोगों ने उधर ही उसी में डाल रखा है, अपना किचन का पानी वहाँ छोड़ रखा है, बाथरूम का पानी वहाँ छोड़ा हुआ है। तो उसकी वजह से, और चूंकि आबादी बहुत बढ़ गई है, तो एक अच्छे रोड मैप की जरूरत है, एक अच्छे रूट प्लान की जरूरत है जो कि सीवर लाइन को लेकर हो। जब सीवर की व्यवस्था होगी, सीवर की अच्छी व्यवस्था होगी, तो इस तरीके के जो हमारे नदी हैं, जो पौराणिक नाले भी हैं, जैसे हमारे यहाँ सरस्वती वो नदी का स्थान है लेकिन उसे सरस्वती नाला कह दिया जाता है, तो इस तरीके से उसका भी स्वरूप बिगड़ चुका है आज की डेट में। तो जब तक सीवर की व्यवस्था अच्छी नहीं होगी तब तक ये चीज़ें प्रदूषित होती रहेंगी, इनका जो धार्मिक स्वरूप है वो खराब होता रहेगा, वो बिगड़ता रहेगा। इसके लिए बहुत सख्ती से काम करने की जरूरत है, और उसके लिए जिम्मेदार जो बॉडी है वो लोकल बॉडी होती है। लोकल बॉडी उन चीज़ों को आगे बढ़ाती है, वो ही उनके लिए शासन प्रशासन से अपना काम करवाने की मेन एजेंसी होती है। तो अगर मुझे ये मौका मिलता है, मैं निश्चित रूप से इन सारी चीज़ों के लिए काम करूंगा, और इन चीज़ों का स्वरूप बचाने के लिए मैं जितनी भी बड़ी से बड़ी मुझे जिम्मेदारी उठानी पड़े, मैं उसके लिए उठाने को तैयार हूँ। जी, एक अगला प्रश्न आपसे ये करना चाहूंगा कि ऋषिकेश जाना जाता है जिस चीज के लिए, गौ और गंगा, इस पर आप क्या कहें? देखिए, ये इस ऋषिकेश शहर का जो निर्माण हुआ, ऋषिकेश शहर ऋषियों की भूमि है, ये गौ गंगा गायत्री की भूमि है। ऋषिकेश हमेशा से संत महात्माओं की भूमि है, और जो इसका धार्मिक स्वरूप है वो बहुत ही पवित्र स्वरूप है, और बड़े बड़े साधुओं ने, बड़े बड़े संतों ने, बड़े बड़े महात्माओं ने यहाँ पर तपस्या की, यहाँ पर अपना योगदान दिया, और उनका शरीर भी आज भी यहाँ पर ऋषिकेश की इस तपोभूमि पर यहाँ पर स्थापित है उनकी समाधियों के रूप में। तो यहाँ पर उस धार्मिक स्वरूप को बचाना, उस धार्मिक स्वरूप को, सांस्कृतिक स्वरूप को, उसको सनातनी स्वरूप को बचाए रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और यहाँ पर ये जैसा आपने कहा कि गौ गंगा गायत्री की भूमि है, तो इसके स्वरूप को बचाने के लिए सनातन की जो स्वरूप में जुड़ी हुई जो धार्मिक संस्थाएं हैं, जो यहाँ पर मठ मंदिर हैं, जो आश्रम है, उनके लिए जो भी हमें करना होगा वो भी हम करेंगे, क्योंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। इसका स्वरूप कभी खराब नहीं होना चाहिए। ये गंगा की रेती है, ना लेती ना देती, यहाँ से कोई ना कुछ लेके जा सका, ना यहाँ पर कोई यहाँ पे कुछ ऐसा बड़े बड़े राजा महाराजा यहाँ पर आए और आध्यात्म की खोज में आए और शांति की खोज में आए, और सब लोगों ने अपना शरीर यहाँ पर त्यागा। इस जगह को अपना सर्वोपरि माना गया है, स्कंद पुराण में यहाँ का वर्णन आता है। तो इसके स्वरूप को बचाए रखना हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है, और जो यहाँ की लोकल बॉडी जो हमारी ये ऋषिकेश नगर निगम है, ये उसकी नैतिक जिम्मेदारी भी है, और हम निश्चित रूप से इसके लिए काम करेंगे अगर मुझे मौका मिलता है तो। जी, आपने बात करी है गौ और गंगा की, मैंने 2 प्रश्न किए थे, लेकिन आपने जो है उसमें एक गायत्री भी जोड़ दिया है। और गायत्री अगर मैं देखूं तो ये गायत्री की धरती सचमुच में है, क्योंकि यहाँ हर वर्ष लाखों छात्र पांडित्यक्रम संस्कृत विद्यालयों में पढ़ने के लिए आते हैं, लाखों पास आउट करके चले जाते हैं, लाखों यहीं पर रह करके पांडित्य कर्म करते हैं, कर्मकांड का विषय करते हैं। आपको क्या लगता है, क्या स्थिति है इस समय पे पांडित्य कर्म करने वाले पंडितों की? नहीं, मुझे बहुत दुख के साथ मैं ये बात कह रहा हूँ, और चूंकि मैंने जो संस्कृत विद्यालय महाविद्यालय हमारे यहाँ पर स्थापित थे, वो उनकी आज मैं दुर्दशा देख रहा हूँ। आज मैं वहाँ पर उनके स्वरूप को देखता हूँ कि वो कितना भव्य स्वरूप उनका हुआ करता था। वहाँ पे कितनी अच्छी तरीके से जो संस्कृत वेद पाठी विद्यार्थी जो आया करते थे दूर दूर से, केवल उत्तराखंड ही नहीं, मैंने तो नेपाली अन्य क्षेत्र भी देखा। मैंने यहाँ पर जितने भी हमारे संस्कृत विद्यालय हैं उनका सब में मेरा आना जाना रहा है, शुरू से हम लोग उठते बैठते हैं वहाँ पर। तो मैंने वहाँ पर दूसरे प्रदेशों से, नेपाल तक के विद्यार्थी यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करते थे, लेकिन आज वो उनकी स्थिति बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ना तो जो छात्रावास हैं, छात्रावासों की स्थिति भी बहुत कमज़ोर हो गई है, वहाँ पर सुख सुविधाएँ तक नहीं है। मतलब आप तो ये स्थिति लगा लीजिए कि बेड तक भी वहाँ पर नहीं है, जैसे तैसे करके बेचारे अपना जो गरीब विद्यार्थी आते हैं वो अपना जीवन चला रहे हैं। जी, इसी पर थोड़ा सा टोकूंगा आपको। अगर आपने छात्रावास की सुविधाओं पर जैसे प्रकाश डाला है, अभी मैं देखूं, सब तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन कहीं कहीं जगह पर ऐसी स्थिति है कि दाल के दाने नहीं दिखते हैं, पानी पानी दिखता है, चावल में कीड़े निकलते हैं, ऐसी स्थिति है, जबकि बड़ी बड़ी ट्रस्ट ने उनको चला रही। तो क्या आप इन पर नकेल कसने का प्रयास करेंगे कि विद्यार्थियों को स्वच्छ भोजन मिले, साफ भोजन मिले, अच्छा भोजन मिले? निश्चित रूप से ये
जो जिस बच्चे के कांधे पर, जो कि भविष्य है सनातन का, जिसके कंधों पे जिम्मेदारी है धर्म की, जिसके कंधों पर जिम्मेदारी है कर्मकांड की, जो कि समाज में जो जितने भी संस्कार, मतलब मेरे ख्याल 16 संस्कार शायद बताए गए, उन 16 संस्कारों के लिए जिनके कंधों पे जिम्मेदार होती है, वो सारे यही वेद पाठी विद्यार्थी, यही कर्मकांडी जितने भी अपने ब्राह्मण परिवार से जुड़े हुए जो बच्चे हैं, जो उनके विद्यार्थी हैं, उनके कंधों पर होती है। और वही आगे पूरे देश विदेश में उस यशोगान को करते हैं और लोगों की के लिए धर्म कार्यों को संपादित करवाते हैं। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जो जिन विद्यालयों की हमने बात अभी करी, उन विद्यालयों में वास्तव में कुछ एक संस्थाओं की स्थिति सुदृढ़ है, लेकिन कुछ एक संस्थाओं में वास्तव में बहुत कमजोर स्थिति में वो बेचारे विद्यार्थी रहते हैं। तो हम लोग उनके साथ, क्योंकि बाकायदा यहाँ पर धर्म और संस्कृति विभाग उत्तराखंड के अंदर है और सब प्रदेशों में उसका बाकायदा मंत्रालय बनाया गया है। तो हम उस मंत्रालय से सहायता लेकर उन विद्यार्थियों के लिए जितने भी अच्छे से अच्छी सुविधाएं जुटाने की जो व्यवस्थाएं हो सकती हैं, वो निश्चित रूप से उन धार्मिक संस्थाओं के साथ मिलकर काम करेंगे। और उनसे उसकी मैं नैतिक जिम्मेदारी मानता हूं अपनी, कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं आपसे ये वादा करता हूं कि मैं आपको ही साथ लेकर चलूंगा उन छात्रावासों में। वहां की मूल समस्याओं को चूंकि मैं जानता हूं, तो आपके साथ जाकर देखेंगे और उन पर निश्चित रूप से काम करने के लिए जो गंभीर जो चीजें हो सकती हैं, जो बड़े लोगों का साथ लिया जा सकता है, जो संपन्न लोगों का साथ लिया जा सकता है, लेकिन उन विद्यार्थियों को अच्छा जीवन मिले और अच्छे तरीके से वो अपना वेद पाठी जो विद्यार्थी हैं वो लोग अपनी शिक्षा ग्रहण कर सके, उनके लिए मैं मजबूत कदम उठाऊंगा और निश्चित रूप से उनकी मदद करूंगा। ये एक और वादा संस्कृत जगत से जुड़े हुए व्यक्तियों का, जो संस्कृत जगत में हैं, संस्कृत जगत में अध्यापन का कार्य कर रहे हैं या फिर अभी छात्र जीवन में, उनके लिए शायद दीपक जाटव जी जो है एक बहुत बड़ी सौगात लेके आ सकते हैं कि उन्हें जो व्यवस्था छात्रावास में मिलती है, जिन चीजों का अभाव है, उन चीजों को लेकर के जो है ये आगे आएंगे और अपने आवाज को मुखर करके उन सभी मूलभूत सुविधाओं का आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। दीपक जी, ज्यादा समय तो मैं लूंगा नहीं आपका, और सब मौसम भी जरा थोड़ा सा सुस्त बना हुआ है आज, तो अंत में आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? मैं आपके प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से ये बात कहना चाहता हूँ कि आप मुझे एक सेवा का अवसर प्रदान करें, आप मुझ पर अपना विश्वास जताएं। अगर मैं नगर निगम के महापौर पद पर आप अगर मुझे पहुंचाते हैं, तो जितनी भी आप लोगों को आशाएं, जितनी भी आप लोगों को उम्मीदें मुझसे हैं, और जितनी जो बातें मैंने अपनी आपके माध्यम से भी कही हैं और अन्य अपने जितने भी महत्वपूर्ण और चैनल हैं उनके माध्यम से कही हैं, मैं उन सब को मूर्त रूप में लाने के लिए आपसे वादा करता हूं। और मैं हमेशा से संघर्षशील रहने वाला व्यक्ति हूं, भागदौड़ करने में मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं होती। और मैं शासन प्रशासन के जितने ये प्रपंच होते हैं, जितने इनकी काम लटकाने की जो एक इनका नेचर बन गया है ना अधिकारियों का, मैं उन सारी इनकी नोटिंग को समझता हूं, मैं इनकी टिप्पणियों को समझता हूं, मैं इनकी आख्याओं को समझता हूं। और मुझे शासन में, प्रशासन में, तहसील में, डीएम ऑफिस में, मैं इनके सारे जितने भी तरीके के रास्ते होते हैं ना, जैसे ये जब ये जनता को परेशान करते हैं, लोगों को परेशान करते हैं और उनके कामों को लटकाए रखने की इनकी परंपरा है शुरू से, तो मैं उसको सारी चीज़ों को मैं अच्छे से जानता हूँ। तो मैं ये विश्वास दिलाता हूँ अपनी जनता को कि मैं इन सारे प्रपंचों को मैं बहुत पहले से इनसे खेलता आया हूँ, और इन पहले से 20 साल 30 साल हमें हो गए शासन प्रशासन के साथ काम करते हुए। तो आपकी कोई योजना रुकेगी नहीं, आपकी कोई योजना लंबित नहीं होगी। आप लोगों के लिए बजट, आप लोगों के कामों के लिए बजट की व्यवस्था नहीं, कमी कभी नहीं रहेगी। उन सारी चीज़ों के लिए निश्चित रूप से मैं लड़ाई लड़ूंगा और शासन प्रशासन से उनको सैंक्शन करा के लाना, उनको मूर्त रूप में यहाँ पर उनका निर्माण करवाना, वो मैं उसमें दिलो जान से जुटा रहूँगा। और ये इसी विश्वास के साथ मैं उनसे ये वादा भी करता हूँ। ये थे दीपक जाटव जी, जो कि कांग्रेस से मेयर के टिकट के लिए उम्मीदवार हैं। ये अपनी बातों में कितना सिद्ध हो पाते हैं ये तो तारीख तय करेगी, तब तक बने रहिए डीबीएम न्यूज़ के साथ।